अभियान। आधुनिक तकनीक के साथ ड्रोन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डियों पर लगाई जा रही है लगाम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार। दरअसल मध्य प्रदेश की राज्यपाल लालजी टंडन की है तबीयत खराब। देश भर में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का दर हुई 58.67%। 3,21,722 लोग अब तक इस गंभीर बीमारी से हुए ठीक। और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में 92 करोड़ रुपए की लागत से बने बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का किया शिलान्यास। कहा, आत्मनिर्भर भारत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की है गारंटी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में टिड्डियों के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने बचाव अभियान शुरू किया है। आधुनिक तकनीक के साथ किसानों की संपूर्ण सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद फर्रुखाबाद में ड्रोन द्वारा टिड्डियों पर नियंत्रण की कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया गया। इसके अलावा जनपद औरैया में कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डियों पर नियंत्रण कर फसलों वनस्पतियों की सुरक्षा की कार्रवाई की गई। अलीगढ़ में पाकिस्तानी टिड्डी दल ने दिल्ली की ओर से सीमा में प्रवेश कर फसल पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए टिड्डियों को भगाने का प्रयास शुरू कर दिया। अलीगढ़ में टिड्डियों का दल अभी भी जिले के कई इलाकों में अपना डेरा डाले हुए है। किसान खेतों में थाली बर्तन और तरह तरह के शोर मचाते हुए टिड्डियों को भगाने में जुट गए। वहीं जिला प्रशासनिक मशीनरी फायर ब्रिगेड केमिकल का छिड़काव करने के लिए जगह जगह निकल पड़ी। अब हालात ये हैं कि खेतों में लाखों की तादाद में टिड्डियां बिछी हुई हैं और अभी भी लाखों की तादाद में टिड्डियां फसलों पर चिपकी हुई हैं। टिड्डी दल ने ढैंचा, मक्का, अरहर की फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। बीजेपी विधायक ठाकुर दलवीर सिंह ने खेतों में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि फसल में हुए नुकसान को लेकर अलीगढ़ जिलाधिकारी को अवगत करा दिया है। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द दिलाई जाएगी। तादाद में निधि बहुत सारी हैं, पता गिनती में भी नहीं आ रही, बहुत हैं। और रात भर 6 बजे आई हैं और पूरी रात रही हैं। नुकसान किया किसानों का। कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन? बहुत नुकसान हुआ है, कोई पता नहीं है। इससे तो करोड़ों से ऊपर का नुकसान है किसानों के। पूरे खेत, पूरी फसल जितनी भी है काफ़ी मतलब नुकसान हो गई है। और ये जो बाग है आम के, उसमें भी पूरा इन्होंने मतलब तहलका मचाया, पूरा नुकसान कर दिया। और इससे जो है ना इतना मतलब कल शाम को 6 बजे के करीब जब आए तो पूरा एकदम अंधेरा हो गया। इतना मतलब कि करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में टिड्डी होती, कम से कम 2-3 किलोमीटर के बीच में तो मैंने देखी है। गोंडा के पड़ोसी जनपद बस्ती के कुछ विकास खंडों में टिड्डियों ने दस्तक देने के बाद अब गोंडा पहुंच चुकी हैं, जिससे किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद के बस्ती सीमा के मनकापुर तहसील के कूक नगर, दहलवा, शाहनगर, मानपुर मांझा, केशव नगर, महाराजगंज, कोट खास के आसपास बेलवरिया, जंगलवा, गौहान के कुछ खेतों के ऊपर से लाखों की संख्या में टिड्डियों को उड़ते हुए देखा गया। बेलवरिया जंगल के आसपास खेतों में किसानों ने ट्रैक्टर की आवाज से खदेड़ा। वहीं कुछ किसानों ने खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए जिले का कृषि विभाग अलर्ट पर है। जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव ने बताया कि टिड्डियों के आने पर कंट्रोल रूम के नंबर 0562233516 पर सूचित करें। जेपी यादव ने कहा कि हम पूरी तैयारी से हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से दवा छिड़कवाने की व्यवस्था है। वहीं किसान थाली, ढोल, नगाड़ा, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के साइलेंसर से आवाज करें, जिससे टिड्डी आगे बढ़ जाएगी। दवा छिड़काव कर रहे हैं, जो टिड्डियां वगैरह आई हुई, कीड़े मकोड़े जो हमारे गन्ने में लगे हुए हैं, उसी के छिड़काव बचाव के लिए ये हम छिड़काव कर रहे हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि यदि टिड्डियों का आक्रमण होता है तो पहली बात तो टिड्डी को खेत में बैठने ना दें। इसके लिए जैसे ढोल है, नगाड़ा है या बड़ा यंत्र जैसे डीजे है, इसको बजाएं। या थाली है, हर घर में थालियाँ होती है तो किसान भाई थाली बजा के आवाज़ करें, वो भागती रहती हैं। अगर इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं पाते हैं तो लगभग सब घरों में मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, उनके पास उसका साइलेंसर निकाल दें और उनको भगाते रहें, बैठने ना दें। लेकिन यदि वो आ जाती हैं और ऐसा उनको लगता है कि टिड्डी आ गई हैं तो तुरंत
हमको अवगत कराएं या जिले में उप कृषि निदेशक महोदय को अवगत कराएं। हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम की स्थापना भी कर ली है, पहले से ही किया गया है, तो उस कंट्रोल रूम में अवगत करा दें। कंट्रोल रूम का नंबर है 05262 233516। इस पर भी किसान भाई जो है सूचना देके तुरंत जो है अगर सूचना देंगे तो हम लोग यहाँ से त्वरित कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ जिले में समीपवर्ती जनपदों से टिड्डियों के झुंड का आगमन हुआ है, जिससे जनपद के 1 दर्जन से अधिक विकासखंडों के कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। इनकी रोकथाम के लिए प्रशासन स्तर पर 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें भारत सरकार की टीम भी शामिल है। टीम को पलहना विकासखंड में टिड्डियों के नियंत्रण और उनके सफाई में सफलता मिली है। अब इनके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं किसान अपने स्तर से भगाने के साथ प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। आज राजभवन से जुड़ी भी एक खबर आई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब है और वे लखनऊ स्थित एक अस्पताल में भर्ती हैं। भारत कोरोना संक्रमण की महामारी के खिलाफ लड़ाई में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की ओर से किए गए प्रयासों से काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हर रोज संक्रमण के सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या एक्टिव केस के मुकाबले 1,11,000 अधिक हो गई है। देश में इस समय 2,10,120 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 3,21,722 लोग अब तक इस गंभीर बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का दर फिलहाल 58.67% है। भारत में अब कोविड-19 को समर्पित 1,036 डायग्नोसिस लैब हैं। इनमें 749 सरकार और 287 प्राइवेट लैब हैं। वर्तमान में भारत में 1,77,529 आइसोलेशन बेड, 23,168 आईसीयू बेड और 78,060 ऑक्सीजन युक्त बेड के साथ 1,055 समर्पित कोविड हॉस्पिटल हैं। 1,40,099 आइसोलेशन बेड, 11,508 आईसीयू बेड और 51,371 ऑक्सीजन समर्थन बेड के साथ 2,400 कोविड स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 8,34,128 बेड वाले 9,519 कोविड केयर सेंटर भी हैं। केंद्र ने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 1,87,000 से ज्यादा N95 मास्क और 1,16,000 से ज्यादा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE किट भी प्रदान किए हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,475 हो गई। कोरोना के कुल मामलों की संख्या 5,48,318 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,89,000 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। रविवार के इस आंकड़े ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सप्ताह पहले जारी किए गए 1,83,000 मामलों को पीछे छोड़ दिया है। यह आंकड़ा दिखाता है कि दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस के संक्रमण का बढ़ना जारी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर में कहा कि आत्मनिर्भर भारत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। श्री नकवी ने आज रामपुर के नुमाइश ग्राउंड में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के तहत 92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया। इस सांस्कृतिक सद्भाव मंडप में कौशल विकास की ट्रेनिंग, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, कोचिंग, कोरोना जैसी आपदा में लोगों को राहत देने की व्यवस्था एवं खेलकूद की गतिविधियां हो सकेंगी। इस अवसर पर श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार समावेशी सर्वस्पर्शी विकास के संकल्प से सराबोर सरकार है। सद्भावना मंडप है, ये मल्टीपर्पज एक्टिविटी का सेंटर रहेगा और ये न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा ये सांस्कृतिक और सामाजिक और औद्योगिक और दस्तकारी की गतिविधियों का केंद्र होगा। और ये जो है आज इसका शिलान्यास माननीय नंदी जी ने किया है और जल्द ही हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री जी और नंदी जी आकर के इसका उद्घाटन भी करें। और इसमें जो है वो
एक तो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी, कौशल विकास के कार्यक्रम होंगे, स्वास्थ्य के संबंधित जो है वो लोगों के सहयोग की दृष्टि से काम होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की पूरे की पूरे व्यवस्था होगी, तमाम तरह की गतिविधियाँ होंगी। और उसके अलावा जो यहाँ की जो संगीत और अदब की परंपरा है उसको भी जो है आपकी भी फोटो खींचिए पीछे। बहुत सारी गतिविधियाँ चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट से हो, चाहे औद्योगिक इकाई से हो, चाहे एग्जीबिशन लगनी हो, देश विदेश की बहुत सारे इन्वेस्टर समेत इस तरह के 5000 लोगों का हॉल, पार्किंग, बहुत बड़ा ये सेंटर बन रहा है। मैं समझता हूँ कि इधर पूरे कई सारे जिलों के लोगों को इससे लाभ मिलेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। बदायूं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर लॉकडाउन के चलते अपने घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों एवं प्रवासी बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के सुगम अवसरों तथा उनकी सुगम उपलब्धता हेतु हार्टशेल टेक्नोलॉजी द्वारा सृजित रोजगार एवं युवा संपर्क एप्लीकेशन और वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन बदायूं के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने किया, जिस पर कोई भी प्रवासी मजदूर या बेरोजगार युवा अपनी योग्यता अनुसार पंजीकरण करा सकता है और सरकार इसमें हर हुनरमंद के लिए उसकी योग्यता के अनुसार कार्य उपलब्ध कराएगी। बदायूं के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर श्रमिक जब चाहें रोजगार पा सकते हैं। इसके अलावा अब वेब पोर्टल के आ जाने के बाद ये पोर्टल प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ये पोर्टल छोटे बड़े सभी उद्योगों के लिए है, जहां पर लॉगिन करके कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार नौकरियों को डाल सकते हैं, जिस पर कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार पंजीकरण कर रोजगार प्राप्त कर सकता है। रोजगार के लिए क्या क्या रोजगार है वो सब उसको जानकारी मिलेगी। और वास्तव में मैं आज अपने देश के प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस वैश्विक महामारी में विश्व के लोगों ने, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, तुर्की हो, ईरान हो, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे इस बीमारी में, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका मैं हृदय से नमन करता हूँ, उन्होंने कहा देशवासियों से, मेरे देशवासियों तुम तो केवल घरों में रहो और बकाया चिंता मैं करूंगा। तो उन्होंने आज हमारे देश के अंदर 1,75,000 करोड़ का जो पैकेज दिया, उसमें गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, उद्योग, छोटे उद्योग व्यापारियों को और मातृशक्ति के लिए सबको रोजगार और सबको व्यवस्था की है। इस ऐप की खासियत ये रहेगी कि इसमें जो भी व्यक्ति जो रोजगार चाहता है तो उसके बारे में अपना वो पूरा डिटेल भरेगा, नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह, और साथ ही साथ ये भी उसमें भरेगा कि किस विधा में वो पारंगत है। यदि वो कारपेंट्री बढ़िया से जानता है तो उसके बारे में भरेगा, यदि वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है, काम बढ़िया से जानता है तो उसके बारे में भरेगा। तो सारी डिटेल उसमें भरेगा और उसके बाद जब ये डेटाबेस हमारे पास आ जाएगा तो जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं या कार्यदायी संस्थाएँ हैं जिसमें कार्य चल रहा है या अन्य जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें कहाँ कहाँ पे रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हैं वो हम देख के तलाशने के बाद ये जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है इनको हम उनसे लिंक करवा देंगे कार्यदायी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से, और उसके द्वारा फिर ये हम इंश्योर करवाएंगे कि इनको आजीविका का एक बढ़िया माध्यम मिल जाए और उससे इनको जो है किसी भी प्रकार की समस्या न हो, यहीं पे हमारे जनपद में ही उन्हें एक रोजगार का साधन मिल जाए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना महामारी के संकट में उद्योगों के साथ साथ किसानों के लिए जो बड़ा राहत पैकेज दिया गया है उसका बुंदेलखंड के पोल्ट्री उद्योग के किसानों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बुंदेलखंड की एकमात्र डबल लेयर पोल्ट्री फार्म इस महामारी के संकट में अछूता नहीं रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो नई भंडारण एवं विपणन नीति तैयार की गई है उसके कारण ललितपुर के पोल्ट्री उद्योग के किसानों का 10,000 बर्ड क्षमता का पोल्ट्री फार्म आज पुनः 8,000 अंडे उत्पादन की क्षमता पर फिर से कार्य करने लगा है। पोल्ट्री उद्योग के किसानों का मानना है कि मोदी सरकार की इस आर्थिक पैकेज की सहायता के द्वारा ही हम लोगों ने उस संकट काल में अपने अंडों का संग्रहण झांसी स्थित शीतगृह में करवा सकें, जिसके कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान बचा है। आज हम फिर से अपने संग्रहित एवं उत्पादित अंडों को बिक्री कर अपने इस उद्योग को आगे बढ़ाने का काम कर पा रहे हैं।
सर इसमें ये जो वैश्विक महामारी है इसमें प्रभावित तो सभी लोग हुए हैं, हम भी हुए हैं, लेकिन और जो आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है इसमें कृषि विभाग के लिए, तो इसमें पशुपालन वाले, मुर्गी वाले सभी लोग इससे निश्चित है कि प्रभावित होंगे। और जो हमारा इसकी वजह नुकसान हुआ है तो हम लोगों ने उसका एक बैच के विचार बनाया और एक उसका सलूशन निकाला कि जितना अंडा उत्पादन हो रहा है सब झांसी कोल्ड स्टोर में रखा जाए, और जब जैसे ही बाजार रिकवर होगा तो उससे जो घाटा हुआ है हमारा कोरोना काल में नुकसान हुआ है उस स्टोर वाले अंडे से उसको रिकवर किया जाए। हाँ नहीं, आर्थिक मदद है। जैसे हमने कोल्ड स्टोर में हमने अंडा रखने गए तो उन्होंने अंडे का कोल्ड स्टोर का किराया सरकार देगी। हमारी बात हुई, सरकार कोल्ड स्टोर में जो हमने रखा है उसका कोल्ड स्टोर का वहन सरकार करेगी, करी भी रही। योजना अच्छी है। थोड़ा सा जो संकट का दौर था, परेशानी तो होती है, लेकिन सरकार से हर प्रकार की मदद की गई, हर स्तर पर मदद की गई। कोरोना संकट में देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसे आत्मनिर्भर भारत नाम दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तीसरे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मछली पालन, फूड प्रोसेसिंग उद्योग के क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। डेयरी सेक्टर के लिए पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत 15,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। डेयरी क्षेत्र में प्रोसेसिंग में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और मवेशियों के चारे के लिए बुनियादी ढांचे में निजी निवेशकों को जगह दी जाएगी, जिससे जनपद कानपुर देहात के पशुपालकों में खुशी का माहौल है। तहसील अकबरपुर के खलीलपुर गांव निवासी किसान अमित यादव ने बताया कि ऐसे कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जो पैकेज जारी किया है वो गरीबों के हित में है और ये हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। योजना बहुत अच्छी है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने ऐसा कुछ मान लो एक आम नागरिक के लिए, किसानों के लिए या डेयरी पालकों के लिए सोचा है। और मैं चाहूँगा कि ये योजनाएं एक्चुअली ग्राउंड पे आ जाएं और लोगों को मिल पाएँ उसका बेनिफिट। कार्य लगभग 3 साल से कर रहा हूँ। हमने काम अपने यहाँ से कामधेनु डेयरी योजना के तहत लोन लिया था 25 लाख रुपए का, जिसको मैं सुचारू रूप से चला रहा हूँ। 3 साल में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब से ये कोरोना काल लगा है, जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, जिसमें हमारा दूध भी बहुत सस्ता बिका है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। अब क्या है, अभी जो वित्त मंत्री जी ने अपना नया बजट पेश किया उसमें 15,000 करोड़ रुपए जो किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए मतलब विशेष रूप से देने का वादा किया है। अगर ये योजनाएं हम तक पहुंच जाती हैं और पहुंचेंगी तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे हम किसानों को लाभ मिलेगा। आगे चलकर शायद हम लोग और प्रोग्रेस कर पाएंगे। पशुपालन का काम करता हूँ, पिछले 4 सालों से कर रहा हूँ और इस समय जो कोविड-19 में जो महामारी फैली थी इससे मुझे धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन जैसे ही 2 दिन पहले वित्त मंत्री जी द्वारा 15,000 करोड़ की जो योजना दी गई और मुझे सुन के बड़ी खुशी मिली और कहीं ना कहीं इसका लाभ हमको मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रदेश के कई जनपदों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। कन्नौज जिले में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई। पिछले कई दिनों से निकल रही तेज धूप के कारण तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था। इस कारण लोग लू और गर्मी के कारण बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। आज हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो किसानों को भी बारिश से फायदा हुआ। फर्रुखाबाद में देश की आन बान शान पर मर मिटने की शपथ लेकर 361 रिक्रूट भारतीय सेना में शामिल होकर गौरवशाली भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। राजपूत रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर राजीव पुरी ने करियप्पा ग्राउंड पर आयोजित कसम परेड की सलामी लेकर जवानों की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर पुरी ने जवानों को संबोधित करते हुए देश की सीमा पर चल रहे तनाव का उल्लेख किया। नए सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल करने से पूर्व एडजुटेंट कर्नल अमित कुमार ने आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए सर्वत्र निछावर करने की सैनिकों को शपथ दिलाई। वैश्विक महामारी थी, हम इनके परिवारजनों को यहाँ बुला नहीं पाए। आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हमने ये रीति को तोड़ा नहीं है, पूरा ध्यान रखा है और अभी तक सब सुरक्षित हैं। ये लड़के यहाँ से अपनी पलटनों में जाएंगे। आगे जो देश के अंदर हालात हैं और
कुछ सीमाओं के ऊपर भी जो थोड़ा तनाव बना हुआ है, उनके लिए हमने इनको पूरा तैयार किया है और अपने कार्य में सक्षम रहेंगे, अटल रहेंगे। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। ये समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय विमानन कंपनी के लिए विनिवेश प्रक्रिया इस साल 27 जनवरी को शुरू की गई थी। एयर इंडिया की बिक्री संबंधी एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट ने संशोधन पत्र जारी करते हुए निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के कारण इच्छुक बोलीदाताओं की मांग पर समय सीमा बढ़ाई गई है। इसके अलावा सफल बोलीदाताओं को परिणाम की जानकारी देने के लिए अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 14 सितंबर 2020 कर दी गई है। विनिवेश प्रक्रिया के अंतर्गत एआई एक्सप्रेस लिमिटेड ने एयर इंडिया की 100% शेयर धारित और एयर इंडिया स्टेटस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एयर इंडिया की 50% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव भी शामिल है। 2018 में सरकार ने विमानन कंपनी की 76% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था। कश्मीर में पृथकतावादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने पृथकतावादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस छोड़ने की घोषणा की है। गिलानी ने 2 पेज के पत्र और एक वीडियो मैसेज के जरिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। इस ज़िमन में फोरम की तमाम इकाइयों को एक तफसीली ख़त के ज़रिए मुतल्ला किया गया है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। सैयद अली गिलानी। जम्मू कश्मीर में तड़के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए 2 आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे, जबकि तीसरा आतंकी मसूद हिजबुल मुजाहिदीन का डोडा डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मसूद के मारे जाने के साथ ही जम्मू जोन में स्थित डोडा जिला पूरी तरह से आतंकियों से मुक्त हो गया है। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। अनंतनाग के कुलचौहर इलाके में एनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का संयुक्त अभियान था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास आज हुए एक ग्रेनेड हमले में 4 आतंकियों सहित कम से कम 9 लोग मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। सुरक्षा बलों ने 4 हमलावरों को मार गिराया है। हालांकि हमले में 4 सुरक्षाकर्मी और 1 पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई है। आतंकियों ने पहले इमारत के मेन गेट पर ग्रेनेड से हमला किया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलने से वो प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। खंड विकास अधिकारी डॉक्टर संस्कृता मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वृहद मनरेगा मेले का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत 7,781 श्रमिकों ने एक साथ काम किया। मनरेगा के तहत श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के उपयोग के साथ बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों को विशेष रूप से कार्य दिया जा रहा है। इस कोरोना काल से बचाव करते हुए वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना के तहत विकासखंड मलिहाबाद में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों सहित सब मनरेगा के मजदूरों को कार्य दिया गया। 26 जून को महामनरेगा बृहद मनरेगा मेला आयोजित किया गया, जिसमें विकासखंड मलिहाबाद के करीब 7,781 श्रमिकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और ड्रोन कैमरे के द्वारा उनका निरीक्षण भी किया गया। मनरेगा साइट्स का निरीक्षण किया गया। इन श्रमिकों के द्वारा 26 जून को बृहद मनरेगा मेला कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न
जो मनरेगा में अनुमन्य कार्य हैं, चाहे चक्रोड निर्माण हो, जल संचयन कार्य हो, मेड़बंदी कार्य हो, इत्यादि कार्यों में प्रतिभाग किया गया। कई भूमियों को अवैध कब्जों से मुक्त करा के उन पर मनरेगा का कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिकाधिक जो श्रमिक काम के इच्छुक हैं उनको कार्य दिया जा सके। और ये प्रक्रिया सतत रूप में भी आगे चलती रहेगी कि जितने भी मनरेगा में काम के इच्छुक श्रमिक हैं उनको, चाहे प्रवासी श्रमिक हों, चाहे लॉकडाउन के कारण जो श्रमिक बाहर नहीं जा पा रहे हैं या अन्य काम नहीं कर पा रहे हैं और गांव में ही काम के इच्छुक हैं, उनको तुरंत तत्काल कार्य दिया जा सके। दिल्ली गुड़गांव सब्जी मंडी में काम करता था। देश में कोरोना फैलने के कारण लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में मुझे वहाँ बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी, पैसा भी ना मिल रहा था। मैं किसी न किसी के तरीके से अपने गांव आया। यहाँ गांव आने के बाद में मुझे प्रधान और प्रधानमंत्री जी ने मुझे राशन किट दिया, 1000 रुपये दिया और मुझे मनरेगा में काम मिल रहा। उसके बाद में मेरे घर परिवार के जो है बच्चों को और माता पिता को सुखी से चैन से खाना भोजन पा रहे हैं और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अतिथि आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मुंबई में काम करता था गारमेंट लाइन में। वहाँ 3 महीने से लॉकडाउन लगने के कारण मुझे काम वहाँ ना मिलने के कारण मैं खाने पीने की वहाँ दिक्कतें हो गई और जो दिक्कतों के कारण मैं अपने गांव बहुत मुश्किलों में पहुँचा, ट्रक से आया और यहाँ आने के बाद में मुझे मनरेगा में काम मिला और खाने की किट मिली और 1000 रुपये दिए गए जो हमको मिला और इससे जो हमारे घर की दाल रोजी रोटी चल रही है और इससे हमारे प्रधानमंत्री को मैं अपने बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा था, क्योंकि महामारी के चलते अधिकांश फैक्ट्रियां, कारखाने और उद्योग बंद हो गए थे, जिसके बाद कई लाख मजदूर बेरोजगार हो गए थे और वे सब अपने घर लौट आए थे। इस संकट को देखते हुए सरकार ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत जिले के कई विभागों के द्वारा इन्हें इनके क्षेत्रों और गांव में ही रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे बांदा के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को घर बैठे रोजगार मिल रहा है और वे इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सरकार गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मजदूरों को घर बैठे ही कई विभागों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा रही है। इसके पहले हम बाहर थे, दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे। इसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर वहाँ से हम कैसे न कैसे यहाँ तक आ गए, फिर समूह में जुड़े। फिर ये नालम के माध्यम से अपने यहाँ ब्लॉक में दाल मिल की वो मशीन लगवाई गई, जिसके माध्यम से हम यहाँ दाल मिल में काम कर रहे हैं। इसके एक दिन में 200 रुपये इसका काम करने का हमको पैसा मिलता है और सर इससे हमारी रोजी रोटी चल रही है। हम दाल में समूह की तरफ से दाल मिल का काम कर रहे थे। मुंबई में ईंटा गारा काम करती थी। जब लॉकडाउन चालू हुआ तो वहाँ से हम आ गए। हमें यहाँ कुछ काम नहीं मिला है, फिर समूह की तरफ से दाल मिल का काम हमें मिल गया, इसलिए हमारी रोजी रोटी चलती रही। और इससे पहले मैं दिल्ली में थी बाहर, वहाँ काम करती थी मजदूरी, और जब लॉकडाउन की वजह से वहाँ काम बंद हो गया तो मैं फिर गाँव चली गई। गांव में यहाँ आई तो सरकार की इस योजना में जुड़ गई, तो यहाँ दाल मिल थी, वो मशीन थी, तो यहाँ जुड़कर काम करने लगी। तो यहीं से 200 रुपये मुझे मजदूरी मिलती है, तो यहीं से मैं अपने बच्चों को पेट चलाती हूँ, अपना घर परिवार चलाती हूँ। हमारे जनपद बांदा में 57,000 प्रवासी कामगार हैं। अब आप सोच सकते हैं 57,000 प्रवासी कामगार अगर एकाएक किसी जनपद में आ जाए तो उनको रोजगार दिया जाना, उनके खाने और उनके रहने की व्यवस्था करना, इसके लिए सरकार हमारी प्रयत्नशील है। इसी को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस अभियान अंतर्गत 25 से लेकर के हम लोगों ने 51 विभागों को चिन्हित किया है, जो अपनी अपने बजट से गरीबों के लिए और प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मनरेगा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत आज जनपद बांदा में 1,02,336 मजदूर, 57,000 प्रवासी कामगार आए थे। 1,02,336 मजदूर जो अकुशल है, वो अभी मुझे डिप्टी कमिश्नर मनरेगा साहब ने अवगत कराया है कि आज हमारे जनपद बांदा में कार्य कर रहे हैं। इसको आप लोग नेट के ऊपर भी देख सकते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बचाव अभियान। आधुनिक तकनीक के साथ ड्रोन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डियों पर लगाई जा रही है लगाम। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार। दरअसल मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की है तबीयत खराब। देश भर में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर हुई 58.67%। 3,21,722 लोग अब तक इस गंभीर बीमारी से हुए ठीक। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में 92 करोड़ रुपए की लागत से बने बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का किया शिलान्यास। कहा, आत्मनिर्भर भारत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की है गारंटी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।